हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। तो आशा करता हूँ आपकी तैयारी अच्छी चली होगी और 30 जून से आपके पेपर स्टार्ट हैं। तो इसके बाद मैं इस लेक्चर के बाद एक वीडियो और रिकॉर्डिंग आएगी आपके लिए, जिसमें हम कर रहे होंगे टॉप 100 क्वेश्चन, ठीक है, मैथ के। अब चाहे वो वीडियो कल आए, ठीक है, या वीडियो परसों सुबह तक आपको मिल जाएगी, ठीक है। हो सकता है कल रात को 9 बजे मिल जाए। पर एक बार वो क्वेश्चन कर लेना, टॉप 100 क्वेश्चन, जिसमें मैं 100 क्वेश्चन करवाऊंगा आपको। और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, सारा रिवीजन हो जाएगा आपको उसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है, आज मैंने क्वेश्चन रखे हैं एवरेज के, जो बार बार पेपर में पूछे जाते हैं आपसे। और एक रखा है वर्क एंड टाइम। ये टॉपिक हैं आज के, ठीक है। एक एवरेज है और एक है वर्क एंड टाइम। मतलब इससे पहले भी 3 वीडियो मैंने डाल दिए हैं, तो उन 3 वीडियो में भी मैक्सिमम चैप्टर परसेंटेज, फिर परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, ये सारे चैप्टर उसमें कवर कर लिए हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया। और आज 2 चैप्टर ये कर लेंगे, ठीक है। बाकी जो बचे आपके चैप्टर, वो जब कल वीडियो आएगी टॉप 100 वाली, उसमें वो सारे मैं चैप्टर के क्वेश्चन करवा दूंगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पेपर में पूछे जा चुके हैं, ठीक है, या जो क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई। ये मिसलेनियस से 2-4 क्वेश्चन थे इसमें, तो मैंने इसी में ले लिए ये भी। तो क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई में 20% वृद्धि करने पर और चौड़ाई में 20% कमी करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी आएगी, ठीक है। एक रेक्टेंगल है, क्षेत्रफल बोला है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब इसमें बोला है कि एक आयत की लंबाई 20% वृद्धि और चौड़ाई 20% कमी। तो हम क्या करेंगे कि एरिया मान के चलेंगे 100, ठीक है। लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ होता है, तो लेंथ में 20% की वृद्धि, तो 100 से कितना हुआ, 120/100, ये फर्क पड़ेगा। और मल्टीप्लाई चौड़ाई में 20% कमी। अब 20% कमी मतलब 100 में 20 कम, तो 80/100, ठीक है। लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, इतना फर्क पड़ेगा अगर मैं 100 मान के चलूँ एरिया। 100 से 100 खत्म, 2 जीरो से 2 जीरो, 12 से 12 गुणा 8 हो गए, 12 अठे 96, तो 96। हम मान के चले थे 100, 100 से आया 96, मतलब कितना कम हुआ, 4, तो 4% की कमी हुई, 4% की कमी। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। मतलब 100 से कम हुआ तो कमी, 100 से ज़्यादा हुआ तो वृद्धि। हम चले थे 100 मान के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि। एक वृत्त की त्रिज्या, रेडियस ऑफ ए सर्कल, इंक्रीज्ड बाय 50%। क्षेत्रफल, इसका भी एरिया पूछा है। एरिया में क्या चेंज होगा, तो एरिया होता है वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, इसमें पाई कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू फिक्स होती है, पाई की वैल्यू होती है 22/7, ठीक है। एरिया के ऊपर फर्क पड़ता है सिर्फ किसका, रेडियस का। तो आर स्क्वायर मतलब आर मल्टीप्लाई आर, जैसे पिछले क्वेश्चन में लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ था, 2 बार मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आर स्क्वायर का फर्क पड़ेगा, आर मल्टीप्लाई आर। फिर मैं ये फॉर्मूला क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जैसे वॉल्यूम पूछ लिया, तो वॉल्यूम जो होता है, जैसे मान लो क्यूब की वॉल्यूम है, तो उसमें कई फॉर्मूले होते हैं। जैसे क्यूब की वॉल्यूम है तो साइड मल्टीप्लाई साइड मल्टीप्लाई साइड, तो वहाँ पे 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इन क्वेश्चनों में आर स्क्वायर है, पिछले में लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ था, तो उस हिसाब से 2 बार मल्टीप्लाई। यहाँ पे आर स्क्वायर है तो आर मल्टीप्लाई आर, सिर्फ 2 बार मल्टीप्लाई। अगर मैं क्षेत्रफल दोबारा 100 मान के चलूँ, 2 बार चेंज हुआ, आर मल्टीप्लाई आर, 50% का इंक्रीज हुआ, मतलब दोबारा से 150/100 गुणा एक रेडियस, और फिर आर मल्टीप्लाई आ रहा है तो 2 बार मल्टीप्लाई, 150/100। 100 से 100 कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 15 का स्क्वायर हो गया, 15 गुणा 15 225। हम तो 100 मान के चले थे शुरू में, यहाँ पे 100 मान के चले थे, 100 से नंबर कितना हो गया, 225। 100 से 225 हुआ तो 100 से कितना ज़्यादा हुआ, ये 100 से ज़्यादा हुआ ये 125। अगर ज़्यादा हुआ तो इतना प्रतिशत जो है इंक्रीज होगा, अगर 100 से कम होगा तो डिक्रीज होगा। मतलब प्लस 125, मतलब 125% का क्या हो गया यहाँ पे, इंक्रीज। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब चले एवरेज के। निम्नलिखित संख्याओं का औसत कितना होगा, एवरेज। सबसे पहले एवरेज होता क्या है, एवरेज इज इक्वल टू, मैं इसी में आपको थोड़ा थोड़ा समझाता हुए चलूंगा कि एवरेज क्या चीज़ है।
और किस तरह के फॉर्मूले लेते हैं। एवरेज होता है सम ऑफ टर्म अपॉन नंबर ऑफ टर्म, सम ऑफ टर्म्स और अपॉन नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। एवरेज का फॉर्मूला है सम ऑफ टर्म अपॉन नंबर ऑफ टर्म, जितनी भी संख्याएं दी गई हैं आपको वो प्लस करनी है और डिवाइड, कितने नंबर आपने प्लस किए हैं उससे डिवाइड करना है। जैसे यहाँ पे ये नंबर है 76, 48, 76 है, फिर 48 है, 48 फिर प्लस में 84, प्लस में 66, प्लस में 70 और प्लस में 64, ठीक है। सम ऑफ टर्म हो गया, इसको डिवाइड करना है नंबर ऑफ टर्म से। तो नंबर ऑफ टर्म मतलब कितने नंबर ऐड किया आपने, 1 2 3 4 5 6, 6 से डिवाइड करना है, ठीक है। अब 76 प्लस 48 प्लस 84 प्लस 66 प्लस 70 प्लस 64, ये जोड़ के कितना हुआ, 7 4 11, 11 8 19, 19 और 6 25, 25 और 7 32, 32 और 6 हो गए 36, 380, 6 8 6 14, 14 4 18, 18 और 6 24, 24 और 4 कितने हो गए 28, ठीक है। 8 8 2 10, 1 3 1 4, 408, 408 को डिवाइड करना है 6 से, 6 से काट देंगे, 6 6 के 36, 4 6 8 48, 68, एवरेज कितना है 68। ये परसेंटेज नहीं है तो 6% गलती से लग गया है तो 68, ऑप्शन नंबर डी। एवरेज होता है सम ऑफ टर्म अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। अच्छा, फिर एक और बात, एवरेज अगर लगातार संख्याएं हैं, जैसे मैं बोलूँ एक, एक फिर मैंने लिखा 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6, अब इसमें क्या है लगातार संख्याएं हैं। यहाँ पे जब भी लगातार संख्याएं आए, जैसे एक के बाद दो, दो के बाद तीन, या डिफरेंस बराबर हो, ठीक है। इस केस में क्या है, डिफरेंस जो है वो बराबर है। ऐसे समझ लो कि डिफरेंस क्या होगा, कोई ऐसी सीरीज जिसमें डिफरेंस क्या होगा बराबर। अब चाहे सम संख्याओं की सीरीज है, इवन है, चाहे ऑड है, चाहे किसी भी तरह के नंबर हैं, अगर उसमें डिफरेंस क्या है बराबर, तो एवरेज क्या होती है, एवरेज होती है वो बीच वाली संख्या होती है एवरेज। अब जैसे मान लो 6 नंबर हैं, 3 इस तरफ 3 इस तरफ, बीच में जो संख्या होगी मतलब 3 4 के बीच में जो नंबर आएगा वो एवरेज होगा, बीच वाली संख्या एवरेज। या तो एवरेज का फॉर्मूला, जब डिफरेंस इक्वल हो तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, 1 प्लस 6 फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2। अगर किसी सीरीज में डिफरेंस बराबर है तो आपको सिर्फ फर्स्ट नंबर लेना है और लास्ट नंबर लेना है, फर्स्ट प्लस लास्ट, और उसको डिवाइड करना है 2 से। तो 6 1 7, 7 का आधा कितना हो जाएगा 3.5, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन है, अगर डिफरेंस क्या हो यहाँ पे बराबर। आगे डिफरेंस वाले क्वेश्चन में होंगे जिसमें डिफरेंस बराबर होगा। 25 32 16 40, x और 5 का औसत जो है वो 21 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। आपको नंबर दिए गए हैं 25, फिर 32, फिर है 16 प्लस 40, और प्लस में यहाँ पे बोला है कि x और 5 भी है साथ में, प्लस 5। ये नंबर है, इनका जो एवरेज है, एवरेज कहता है सम ऑफ टर्म अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। इनका एवरेज जो होगा वो सम तो कर दिया अपॉन नंबर ऑफ टर्म, कितनी संख्या है 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 नंबर हैं तो डिवाइड करेंगे 6 से, ये हुआ एवरेज। ये जो 6 नंबर हैं 1 2 3 4 5 6, इनका जो एवरेज होगा वो सम ऑफ टर्म अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब सारे नंबर जोड़ दिया और 6 नंबर हैं तो 6 से डिवाइड कर दिया इनको। इनका जो एवरेज है वो कितने के बराबर है, 21 के बराबर है। 6 यहाँ पे डिवाइड में है, पहली तरफ चला जाएगा मल्टीप्लाई में, और बाकी जोड़ दो कितने बने ये 2 3 5, 5 1 6, 6 4 10, 10 110 का मतलब 100, ठीक है। और बाकी बचे 5 2 7, 7 6 13, 13 और यहाँ पे 5 कितने हो गए 18, 118, 118, ठीक है। 118 और x ऐसे बच गए तो 118 प्लस में x, 6 यहाँ पे डिवाइड में परली तरफ चला जाएगा मल्टीप्लाई में, 6 कम 6, 6 गुणा 2 12, 6 डिवाइड में परली तरफ चला जाएगा तो परली तरफ किस में चला जाएगा ये मल्टीप्लाई में। तो x इज इक्वल टू 126 माइनस 118, 8 आंसर आ रहा है। ये क्या कहाँ पे गलती हुई, प्लस में तो गलती नहीं हुई। 30 और 20 50, 50 और 10 60, 60 और 40 कितने हो गए 100, ठीक है। 100
फिर 100 में 5 2 7 7 6 13 113 113 और 5 कितने हो गए 118। 118 प्लस में x है 6 पल्ली तरफ गया 6 कम 6 6 12 126 और x इज इक्वल टू 126 माइनस 118। तो x की वैल्यू आई 18 2 20 626 मतलब 8। x का मान कितना होगा? गलती कहाँ हुई? ऑप्शन गलत हैं या फिर कहीं पे गलती हुई देख लेते हैं। 25 32 16 40 और कितने हो गए 5 5 2 7 6 13 13 और 5 हो गए 18। 1 3 2 5 1 6 6 1 7 7 7 4 कितने हो गए 11 118। मतलब आंसर इसका 8 ही होगा। ये ऑप्शन में 8 नहीं तो ये ऑप्शन गलत होंगे। यहाँ पे ऑप्शन है यहाँ पे 8। 25 32 16 40 x और 5 ठीक है तो ऑप्शन है यहाँ पे 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 संख्याओं का औसत 65 है। 5 संख्याएं 5 संख्याएं 5 संख्याएं और उनका जो औसत है वो कितना है 65। ये एवरेज है। इनमें से दो संख्याओं का औसत 81 और अंतिम दो संख्याओं का औसत 38। बोल रहे हैं कि दो संख्याओं का जो औसत है वो 81 है और अंतिम दो संख्याओं का जो औसत है वो कितना है 38। तो इसको कर लेंगे सम से। 5 टोटल नंबर है, अगर 5 को जोड़ दें। अच्छा सम कैसे निकालते हैं? जितनी भी संख्याएं होंगी अगर एवरेज पता होगा तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ। जैसे 5 संख्याएं हैं एवरेज जितना है, जब भी नंबर ऑफ टर्म का मल्टीप्लाई एवरेज से करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे सम। तो 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 गुणा 5 25 2 5 6 30 2 32 325। फिर यहाँ पे दो संख्याओं का जो एवरेज है 81 है फर्स्ट के दो नंबर, तो ये मल्टीप्लाई करके 2 1 2 2 8 16 162 और यहाँ पे 2 8 16 1 2 3 6 1 7 ये आ गया 76। अगर पांचों नंबर को जोड़ें तो 325 आएगा। अगर पहले दो नंबर को जोड़ें तो 162 आएगा। अगर लास्ट के दो नंबर जोड़ें तो 76 आएगा। ठीक है तो अगर दो और दो कितने नंबर हुए? ये 4। मतलब तीसरी संख्या आपसे पूछी है इस तरह से 1 2 3 4 5 इस तरह से संख्याएं हैं। अगर पांचों को जोड़ें तो 325 आएगा। अगर पहले दो जोड़ें तो 162 बन रहा है। अगर लास्ट के दो जोड़ें तो कितना बनेगा 76। आपसे तीसरा नंबर पूछा है जो बीच में नंबर है। तो टोटल सम देख लेते हैं कि 162 पहले दो और लास्ट के दो जोड़ें तो कितना आएगा 6 2 8 7 6 13 238 बनेंगे। अगर मैं फर्स्ट दो नंबर और लास्ट के दो नंबर जोड़ूं तो 238 बन रहे हैं। और अगर पांचवा नंबर भी जोड़ दूं तो 325 बन रहे हैं। मतलब ये तीसरा नंबर अगर इसको भी जोड़ दें तो 325 बनेगा क्योंकि 5 का जो जोड़ है वो 325 है। तो 325 से जो 4 का सम बना उसको कर दो माइनस 238 माइनस 15 यहाँ पे 1 15 में से 8 गए 7 11 2 11 में से 3 गए 8 और 0 87। ऑप्शन नंबर ए तीसरी संख्या क्या हो जाएगी 87। ए बी सी की औसत आयु 3 लोग हैं ए बी सी। इनका जो एवरेज है वो 20 है। अगर इनका सम करें एवरेज 20 है, अगर सम करें तो 3 लोग हैं ये 1 2 3 तो सम कितना हो जाएगा इनका 60। क्योंकि 3 लोग हैं तो 20 ये 20 ये 20 ये एवरेज का मतलब होता है बराबर। तो 20 ये होगा 20 ये होगा 20 ये होगा। बाकी 3 लोग हैं तो 3 गुणा 20 कितने हो जाएंगे 60। सम निकालने के लिए नंबर ऑफ टर्म मल्टीप्लाई एवरेज। यदि ए और बी की औसत आयु 19 है, मतलब अगर ए और बी को देखें तो एवरेज है 19, तो सम कितना हो जाएगा? दो लोग हैं तो 19 गुणा 2 कितने हो गए 38। क्योंकि यहाँ पे दो लोग हैं तो 2 से गुणा 19 का डबल कितना हो गया 38। तो सम 38 आएगा। तो सी की आयु कितनी है? तीनों की जोड़ कितना है 60। अगर तीनों को जोड़ेंगे तो 60 आएगा। अगर मैं सिर्फ दो को जोड़ रहा हूँ तो 38 आ रहा है। तो 60 में से अगर टोटल में से इन दोनों को माइनस कर देंगे तो तीसरा बच जाएगा। यहाँ पे 60 में से 38 गए कितने बचे 22। ठीक है जी 10 में से 8 गए 2 5 में से 3 गए 2 22। ऑप्शन नंबर ए। 3 लोग थे तीनों का जोड़ 60 था, उसमें से इन दोनों का जोड़ 38 है तो बाकी बचा हुआ सी कितना होगा? तो 60 में से 38 माइनस 5 संख्याओं के घन और वर्ग के औसत के बीच अंतर ज्ञात करें। पहली 5 संख्याएं फर्स्ट 5 नंबर के होते हैं 1 2 3 4 और 5। बोल रहे हैं इनका स्क्वायर
इनके घन और वर्ग का औसत, इनके क्यूब का एवरेज और स्क्वायर का एवरेज, एवरेज ऑफ क्यूब, एक बोला है एवरेज ऑफ क्यूब्स और एक बोला है एवरेज ऑफ स्क्वायर, एवरेज ऑफ स्क्वायर। इनका क्यूब करो फिर उसका एवरेज और इनका स्क्वायर करो फिर उसका एवरेज, फिर दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है अंतर ज्ञात कीजिए। अच्छा, एवरेज ऑफ क्यूब करना है तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि एक का क्यूब एक हुआ, दो का क्यूब कितना हो गया, मतलब 2 की पावर 3, दो को 3 बार गुणा करना है तो एक का क्यूब एक, 2 की पावर 3 8, 3 का क्यूब होगा 27, फिर इस तरह से 4 का क्यूब 5 का क्यूब। अगर शुरू के 5 नंबर हैं 1 2 3 4 5, तो उसके लिए फॉर्मूला है एवरेज ऑफ क्यूब के लिए भी फॉर्मूला है, एवरेज ऑफ स्क्वायर के लिए भी फॉर्मूला है। अगर फॉर्मूला नहीं करना है तो आप सीधा क्यूब कर सकते हैं कि एक का क्यूब एक, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64 और 5 का क्यूब कितना हो गया 125। ये क्यूब हो गया, इसका एवरेज 5 नंबर है तो 5 से डिवाइड। और स्क्वायर के लिए एक का स्क्वायर एक प्लस 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। इनका स्क्वायर किया और 5 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। फिर जो भी आंसर आएगा उन वो माइनस कर देंगे, डिफरेंस कर देंगे कितना डिफरेंस आया। बाकी अगर करना है फॉर्मूले से, ठीक है। अगर सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर देखें, सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, और यहाँ पे सम ऑफ क्यूब ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। इसमें क्यूब में क्या होता है कि n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ये क्यूब के लिए फॉर्मूला है। और स्क्वायर के लिए क्या फॉर्मूला होता है, सम के लिए, ये मैं सम के लिए बता रहा हूँ फॉर्मूला, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n+1/6, ये है स्क्वायर के लिए फॉर्मूला। फिर जो भी ये सम आएगा इसको 5 से डिवाइड करना है, और जो भी ये सम आएगा इसको 5 से डिवाइड करना है। बाकी आप कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। आप इनको प्लस कीजिए और 5 से डिवाइड कीजिए, इनको प्लस कीजिए 5 से डिवाइड कीजिए, फिर दोनों के बीच में अंतर देखिए कितने का अंतर है और वो क्या होगा यहाँ पे आंसर। तो इसका आप आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 के पहले 5 गुणजों का औसत, गुणज या गुणक, ठीक है, गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। 4 के पहले मल्टीपल, गुणज मतलब मल्टीपल, तो 4 के पहले 5 मल्टीपल कौन कौन से होंगे। 4 का पहला मल्टीपल हुआ 4, दूसरा मल्टीपल हुआ 8, तीसरा मल्टीपल हुआ 12, मतलब 4 का टेबल 5 तक, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौके 16, 4 पंजे 20। 4 के पहले 5 गुणज। अब इसी क्वेश्चन में बोल देते हैं 4 के पहले 10 गुणज, 4 के पहले 15 गुणज, या 9 के 8 के 7 के कितने के भी हो सकते हैं। अब 4 के पहले गुणज बोला है तो इसमें आपको पूरा टेबल लिखने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। कोई भी टेबल है 4 का 5 का 7 का, उसमें हमेशा डिफरेंस जो होता है वो होता है बराबर, डिफरेंस उसमें क्या होगा हमेशा सेम, चाहे 4 बोला है 5 बोला है 6 बोला है, डिफरेंस हमेशा सेम। मैंने बोला अगर डिफरेंस सेम हो तो सिर्फ फर्स्ट और लास्ट देखना है आपको, फर्स्ट और लास्ट, और फर्स्ट प्लस लास्ट, पहला प्लस अंतिम, उसको डिवाइड करना है 2 से। जब भी डिफरेंस सेम हो तो फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2, 20 और 4 24, 24/2 कितना हो जाएगा ये 12, 12 आंसर, ठीक है। अब जैसे मैंने बोल दिया 9 के पहले 10 गुणज, तो 9 के पहले 10 गुणज का औसत, 9 के पहले 10 गुणजों का औसत, तो 9 के पहले 10 गुणज आपको सिर्फ पहला लिखना है 9 1 9, और लास्ट क्या आएगा 9 गुणा 10 कितने हो जाएंगे 90, ठीक है। पहला 9 और लास्ट चाहिए, सिर्फ पहला और लास्ट चाहिए, तो 9 और 90 कितने हो जाएंगे, जोड़ के 99 और डिवाइड कर देंगे 2 से, 99 का आधा, ठीक है। 2 से काट देंगे, 2 चौके 8 और 2 नया 18, 49.5, 49.5। सिर्फ आपको फर्स्ट और लास्ट चाहिए, जब भी डिफरेंस बराबर हो तो फर्स्ट और लास्ट। 5 लगातार संख्याएं, 5 संख्याएं 1 2 3 4 5, मान लो ये 5 संख्याएं हैं,
5 लगातार संख्याएं, जब भी लगातार संख्याएं बोली है मतलब लगातार संख्याओं में भी डिफरेंस क्या होता है, सेम। अगर डिफरेंस सेम हो तो मिडिल टर्म होती है एवरेज। तो मिडिल टर्म क्या होती है, एवरेज। जब भी डिफरेंस सेम हो तो मिडिल टर्म एवरेज, या फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2, दोनों। जब भी डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम। तो डिफरेंस से लगातार संख्या है तो डिफरेंस क्या होगा, बराबर। 2 3 4 5 6 कुछ भी नंबर हो सकते हैं। एवरेज 20 है, एवरेज 20 है तो मैं बोलूँगा बीच वाली संख्या 20 होगी, क्योंकि लगातार संख्या है तो बीच वाली संख्या एवरेज होती है। तो बीच वाली संख्या ये है, तो बीच में कितना आएगा, 20। अब लगातार है तो ये 21, ये कितना हो जाएगा, 22। ये एवरेज है, 20 21 22। 20 से पहले आएगा 19, 19 से पहले आएगा 18। लगातार संख्याएं हैं तो 20 जो है एवरेज है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी आई, 22। सबसे छोटी संख्या पूछी होगी तो 18। बाकी अगर फिर आप डिफरेंस बराबर है तो फर्स्ट प्लस लास्ट भी करोगे, 22 और 18 कितने हो जाएंगे, 40। 40 का आधा कितना हो जाएगा, 20। तो डिफरेंस सेम के लिए दो फॉर्मूले, मिडिल टर्म एवरेज, बीच वाली संख्या एवरेज होती है, या फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2। 20 छात्रों का औसत अंक 35 है, 10 का औसत 30 है, शेष 10 का औसत ज्ञात कीजिए। बाकी जो बचे 10 उनका एवरेज करना है तो सम चाहिए सिर्फ यहाँ पे। तो 20 छात्र हैं, उनका जो एवरेज है 35 है। अगर एवरेज 35 है तो सम कितना होगा, टोटल सम। तो 20 का मल्टीप्लाई 35 है, क्योंकि अगर नंबर ऑफ टर्म पता है, एवरेज पता है, तो मल्टीप्लाई करके सम आता है। तो 35 का डबल 70 और ये 0 700। इसमें बोला कि 10 का औसत 30 है, जो 10 हैं 20 में से जो 10 हैं उनका औसत जो है वो 30 है। तो सम कितना हो जाएगा यहाँ पे, 300। 700 टोटल है, 700 में से 310 का सम हो गया, शुरू वाले 10 जो भी हैं, 10 छात्रों का औसत 30 है। तो 700 में से 300, 700 में से अगर 300 गए तो बचे कितने, अब 400। ठीक है, 700 में से 300 गए तो बचे 400। और 20 में से 10 का सम माइनस किया तो कितने सम नंबर बचे, अब 10। मतलब 10 का सम कितना आया, 400। 10 का सम 400, तो एवरेज निकालना है 10 का सम ऑफ टर्म अपॉन नंबर ऑफ टर्म। ये 400 जो सम है वो 10 संख्याओं का है, 0 से 0 खत्म, कितना हो जाएगा यहाँ पे, 40। ठीक है, 20 का सम, 20 का एवरेज 35 है तो सम 700। 20 में से 10, 10 का एवरेज 30 है तो सम 300। इस 700 में से 300 गए तो बचा 400, और ये जो 400 सम बचा, ये बचा है 10 संख्याओं का। तो 10 संख्याओं का जो सम है वो 400। ठीक है, 400 अगर 10 का सम है तो एवरेज कितना हो जाएगा, 400 बटे में 10। एवरेज होता है सम ऑफ टर्म अपॉन नंबर ऑफ टर्म। ये जो 400 सम है ये 10 का है, तो 400 बटे में 10 40। पहली 97 प्राकृत संख्याओं का औसत। प्राकृत संख्याएं मतलब नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से, 1 2 3 4 इस तरह से हो रहे हैं 97 तक। तो 1 2 3 4 लास्ट नंबर क्या आएगा यहाँ पे, 97। अब नेचुरल नंबर का एवरेज है, तो नेचुरल नंबर की सीरीज है तो इसमें भी डिफरेंस क्या होगा, बराबर। अगर डिफरेंस बराबर हो तो वही फर्स्ट चाहिए और क्या चाहिए, लास्ट चाहिए। तो 1 प्लस 97 डिवाइडेड बाय 2। अगर डिफरेंस बराबर है, नेचुरल की सीरीज है या इवन की सीरीज है, ऑड की सीरीज है, तो सिर्फ फर्स्ट प्लस लास्ट, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या डिवाइडेड बाय 2। 97 प्लस 1 कितना हो गया, 98। 2 से डिवाइड कर दो, 2 से 4 बार कट जाएगा 8, और 2 ने 18, कितना आ गया 49। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 मूल्यों का औसत, मतलब या 20 वस्तु, कुछ भी बोल सकते हैं, 20 का औसत। 20 आर्टिकल हैं या 20 वस्तुएं हैं या 20 मूल्य हैं, एवरेज कितना है, 20 का जो एवरेज है वो 18। यदि प्रत्येक मूल्य में 3 घटा दिया जाए तो नया औसत ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सिंपल। आपको चाहे यहाँ पे 20 बोला है, चाहे 50 बोला है, चाहे 100 बोला है, चाहे 1000 बोला है, कितने बोला है, आपको एवरेज दिया गया है। एवरेज कितना है, 18। और यहाँ पे लिखा होना चाहिए प्रत्येक, ईच में से, हर नंबर में से 3 घटा रहे हैं, हर नंबर में से 3 घटा, तो जितना एवरेज होगा उसमें से भी 3 घट जाएगा। 18 में से 3 गए, कितने बचे, 15। तो नया एवरेज कितना आएगा, 15। अगर ये बोलते प्रत्येक में, हर एक में 3 जोड़ा, एवरेज में 3 जोड़ देते, 18 और 3 होते 21।
अगर प्रत्येक को प्लस किया जाए, प्रत्येक में कुछ प्लस किया जाए, अगर एवरेज में ईच नंबर में कुछ प्लस किया जाए, माइनस किया जाए, मल्टीप्लाई किया जाए या डिवाइड किया जाए, तो यही ठीक है। ईच नंबर में प्लस किया, कुछ माइनस किया, मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, तो वही हम किस में कर देंगे, एवरेज में। वही हम किस में कर देंगे, एवरेज में। अगर प्रत्येक में 3 घटाए तो एवरेज में 3 घटेगा, अगर प्रत्येक में 3 जोड़े तो एवरेज में 3 जुड़ेगा, अगर 3 मल्टीप्लाई किए तो एवरेज में 3 मल्टीप्लाई, और नया एवरेज मल्टीप्लाई करके। तो एक ये याद रखना कंसेप्ट की इस तरह का भी है। अगर ईच में ऑपरेशन हो तब, तो सेम ऑपरेशन एवरेज में। 20 छात्रों की औसत 15 है, 20 छात्र हैं और उनका जो औसत है वो कितना है, 15। अगर 20 का एवरेज 15 है तो सम कितना हो जाएगा यहाँ पे, 20 गुणा 15, 15 गुणा 2 30, 0, ये मल्टीप्लाई 20 गुणा 15, 20 गुणा 15 हो गया 300। यदि अध्यापक की आयु शामिल कर ली जाए, मतलब एक अध्यापक आ गया, तो वहाँ पे नंबर ऑफ टर्म कितनी हो गई, 21। 20 छात्र हैं, एक अध्यापक, तो 21 लोग हो गए, और औसत में एक बढ़ जाता है, औसत एक बढ़ गया, मतलब 15 से कितना हो गया, 16। एवरेज पहले 15 था, फिर बोल रहे हैं अध्यापक आया तो लोग हो जाएंगे 21, और एवरेज एक बढ़ेगा तो एवरेज कितना हो जाएगा, 16। तो सम कितना होगा यहाँ पे, सम 21 गुणा 16, 21 गुणा 16 कर दो, कितना हो गया, 16 कम 16, 1 16 दूनी 32, और एक कितने हो गए, 33, 336। मतलब अगर 20 छात्र थे तो उनको जोड़ के बन रहा था 300, जब अध्यापक आया तो बन रहा है 336। मतलब कितना ज़्यादा बड़ा है यहाँ पे, तो 336 में से 300 माइनस कर दो, 336 में से 300 माइनस कर दो, कितना बड़ा यहाँ पे, 36। ठीक है, जब 20 छात्र थे क्लास में तो जोड़ के आ रहा था 300, फिर एक अध्यापक आया तो 21 हुए, फिर जब 21 जोड़े तो कितना बना यहाँ पे, 336। मतलब 300 से कितना बड़ा है यहाँ पे, 300 से बड़ा 36। तो 36 जो है वो अध्यापक की आयु है। ठीक है, जो जोड़ में इंक्रीज हुआ वो अध्यापक की आयु। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब आए वर्क एंड टाइम के। 12 पुरुष एक काम को 24 दिन में पूरा करते हैं, 8 पुरुष इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। MDH फॉर्मूला, या तो फिर अगर MDH नहीं पता है, ठीक है, वैसे तो MDH, अगर नहीं है तो पुरुष लिखो, पुरुष, और यहाँ पे लिखे हैं दिन, तो पुरुष और दिन दिए, जो भी दिया होगा पुरुष दिन, ठीक है, काम दिया होगा तो काम लिख लेना, जो भी यहाँ पे दिया होगा। तो पुरुष दिन, पुरुष कितने हैं पहले लाइन में, 12, दिन कितने हैं 24, और फिर अगली लाइन में बोला है 8 पुरुष, तो यहाँ पे 8 पुरुष और दिन का पता नहीं है। अब देखो इस क्वेश्चन में कहता है काम दिया होता है, यहाँ पे काम का पता नहीं है, एक पुरुष है एक दिन है, और यहाँ पे काम नहीं है, कुछ नहीं कि काम क्या है। तो जब काम का पता नहीं है तो ऊपर वाले मल्टीप्लाई, नीचे वाले मल्टीप्लाई। पुरुष के नीचे मैंने पुरुष लिखे, दिन के नीचे दिन लिखे, ऊपर वाले मल्टीप्लाई, नीचे वाले मल्टीप्लाई। अब जो कट रहा है काट दो। क्वेश्चन मार्क चाहे जहाँ मर्जी है, क्वेश्चन मार्क की कोई दिक्कत नहीं, ऊपर है या जहाँ मर्जी हो, इसके ऊपर फोकस नहीं करना है आपने। 8 से कट जाएगा, 8 3 24, फिर 12 गुणा 3, 12 3 36, 36 आंसर ऑप्शन नंबर ए। 18 बच्चे एक काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 18 बच्चे, ठीक है, एक काम को 12 दिन। यहाँ पे अब क्या है, बच्चे, और यहाँ पे क्या दे रखे हैं, दिन। सेम पिछले वाला क्वेश्चन, 8 दिन में समाप्त करना है तो कितने बच्चे, यहाँ पे बच्चों का पता नहीं है, 8 दिन में समाप्त करना है। बच्चे दिन बोला है, काम का कोई पता नहीं है, मल्टीप्लाई। ठीक है, 4 से कट रहा है, 4 दूनी 8, 4 से कटता है 4 3 12, 2 से कट गया, 2 ने 18, 9 गुणा 3 कितने हो गए, 27 27। अच्छा, अब चलो मैं बोल रहा हूँ यहाँ बच्चे दिन ने काम कुछ नहीं, तो एक काम वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर मान लो मैं बोलता कि 18 बच्चे या 18 पुरुष 10 दिन, यही समझ लो 18 पुरुष 10 दिन 50 कुर्सियां बनाते हैं। कितनी कुर्सियां बनाते हैं, 50 कुर्सियां। अब काम क्या हुआ यहाँ पे, कुर्सियां बनाने का। 18 पुरुष 10 दिनों में 50 कुर्सियां बनाते हैं, तो 25 पुरुष 5 दिन में कितनी कुर्सियां बनाएंगे। 18 पुरुष 10 दिनों में 50 कुर्सियां बनाते हैं, तो 25 पुरुष 5 दिनों में कितनी कुर्सियां बनाएंगे। अब इस क्वेश्चन में क्या होता है कि
जैसे काम हुआ चेयर बनाने का, मैंने इस तरह से लिख दिया, मैंने बोला ऊपर वाले मल्टीप्लाई और नीचे वाले मल्टीप्लाई। पर जब भी इस क्वेश्चन में काम दिया गया है, काम देखो, काम पहचानो, क्वेश्चन में काम क्या है, काम हुआ कुर्सियाँ बनाने का, तो इसमें सिर्फ एक काम उल्टा करना है अपने, जहाँ पर काम होगा काम को करना है उल्टा, क्वेश्चन मार्क को नहीं करना है उल्टा। मैं पहले बोल रहा हूँ क्वेश्चन मार्क उल्टा नहीं करना है, सिर्फ काम करना है उल्टा। काम जैसे यहाँ पे 50 है और नीचे क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन मार्क चला जाएगा ऊपर और 50 लिखेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। तो 50 यहाँ नहीं रहेगा, 50 यहाँ पे, क्वेश्चन मार्क ऊपर चला जाएगा। क्वेश्चन मार्क का कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन मार्क यहाँ हो वहाँ हो जहाँ मर्जी हो, अगर यहाँ पे 2 नंबर दिए होते तो ऊपर नीचे कर देते, बाकी सेम वही काम की मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई ये मल्टीप्लाई, और फिर यहाँ पे डिवाइड, जो भी काट के आएगा वो आंसर, ठीक है। ऐसे 5 से काट देंगे, 5 का डबल 10, फिर 2 से काट देंगे, फिर ये 25 बार कट जाएगा। इस तरह के काट कूट के जो भी बचेगा वो आंसर होगा यहाँ पे। ये है काम बड़ा। 7 मकड़ी 7 दिन, अब देखो ये काम बड़ा है, 7 मकड़ी है, 7 मकड़ी 7 दिन और 7 जाले बुने। अब काम क्या हुआ यहाँ पे, जाले बुनने का, ये काम लिखा मैंने यहाँ पे जाले बुनने का। ये 7 मकड़ी हैं, 7 दिन है, लिख देता हूँ मैं, ये मकड़ी है 7 मकड़ी और यहाँ पे दिन है और वहाँ पे क्या है, ये काम हुआ। तो एक मकड़ी एक जाला, एक मकड़ी एक जाला कितने दिन में बनाएगी, एक मकड़ी, फिर जाला लिखा मैंने यहाँ पे काम की, एक जाला बना रही है और दिन पूछे यहाँ पे तो क्वेश्चन मार्क यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे काम क्या हुआ, ये है काम, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं देखना है आपने, काम देखना है। तो 7 लिखेंगे यहाँ पे, 1 लिखेंगे ऊपर, बाकी सारे मल्टीप्लाई इस तरह से, ऊपर वाले मल्टीप्लाई, 7 गुणा 7 गुणा, अब यहाँ पे 7 नहीं है, 7 की जगह कितना लिखेंगे 1, और डिवाइड में 1 गुणा क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क लिखा मैंने, और यहाँ पे 1 जगह कितना आएगा, अब यहाँ पे 7, तो 7 से 7 खत्म, और कितना बना 7 गुणा 1 हो गए 7 बटे में 1, मतलब कितना आया 7। तो इसी तरह से काम उल्टा करना है, काम अगर काम दिया है तो काम करना है उल्टा, बाकी सेम एज लिखना है जैसे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए किसी काम को 12 दिनों में, ए जो है किसी काम को कितने दिनों में खत्म कर देता है, 12 दिन में। ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है, ए की तुलना में बी, कि ए की तुलना में बी जो है 60% अधिक कुशल है, 60% ज़्यादा, मतलब ए की तुलना में बी, अगर ए 100 काम कर रहा है तो बी जो है 60% ज़्यादा कुशल है, तो बी कितने काम करेगा, 160। ये बात हुई काम की कुशलता की, कुशल मतलब एफिशिएंसी की बात हुई यहाँ पे, एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी में क्या है कि अगर बोल रहे हैं कि ए की तुलना में बी 60% ज़्यादा कुशल है, अगर ए 100 काम करता है तो बी कितने काम करेगा, 160 काम। रेशियो बना लेते हैं एफिशिएंसी की, तो 0 से 0, 2 से 2 पंचे 10 और 2 से कट जाएगा 2 अठे 16, 5:8। बोलने का मतलब है कि अगर ए 5 काम करता है तो बी कितने काम करता है, 8। और ए ने काम खत्म कर दिया 12 दिनों में, ए एक दिन में कितने काम करता है, 5। ए एक दिन में 5 काम करता है, ए एक दिन में 5 काम, तो 12 दिन में कितने काम कर लेगा ये, ए ए एक दिन में 5 काम, तो 12 दिनों में कर लेगा ये 12 पंजे 60, मतलब 12 गुणा 5, 12 पंजे 60 काम, ठीक है। ए जो है काम को 12 दिनों में खत्म करता है, तो ए ने 12 दिनों में काम कितने किए, 60। अब काम खत्म कर दिया तो ये जो काम खत्म हुआ ये टोटल काम हुआ, मतलब टोटल काम कितने यहाँ पे 60। तो पूछा है कि उसी काम को बी कितने दिनों में करेगा, बी के दिन पूछे हैं, जिसके भी दिन निकालने हैं उससे काम कितना करवाना है, काम कितना भी यहाँ पे 60, जिसके भी दिन निकालने हैं पहले ये बताओ कि उससे काम कितना करवाना है आपने, तो काम तो पूरा ही करवाना है टोटल वर्क, और काम हमने निकाल लिया, काम कितना है यहाँ पे 60, और डिवाइड करते हैं उसके एक दिन के काम से, तो बी का एक दिन का काम कितना है, ये एफिशिएंसी का मतलब होता है एक दिन का काम, बी की एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे तो बी करता है एक दिन में कितने, 8, ठीक है। तो 8 से काट देंगे तो 8 सत्ते 56, बचेंगे 4 0, 8 पंजे 40, 7.5, ऑप्शन नंबर ए। ए किसी काम को 10 दिनों में समाप्त कर सकता है, बी इसे 15 दिनों में, दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, तो 10 और 15 का एलसीएम कितना हुआ, 30। ये जो एलसीएम लिया हमने,
इसको हम मानते हैं कि ये टोटल वर्क है। अगर ए 10 दिनों में 30 काम कर रहा है तो एक दिन में कितने काम करेगा? 10 से डिवाइड कर दो, 10 गुणा 3 30, 15 से डिवाइड कर दो, 15 का टेबल कर दो, 15 गुणा 2 कितने हो गए? 30। ये जो 3 2 लिखे ये एफिशिएंसी एक दिन का काम। एफिशिएंसी का मतलब होता है एक दिन का काम। दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे? ए प्लस बी। अगर दोनों साथ में लगे काम करने तो काम कितने दिनों में खत्म होगा? टोटल काम कितना है यहाँ पे? 30। ठीक है, टोटल काम 30 है। अगर दोनों साथ में काम कर रहे हैं तो एक 3 काम करेगा, एक कितने काम करेगा? 2 काम। जब भी किसी के दिन निकालने हैं, दोनों मिलकर कितने दिनों में काम खत्म करेंगे? तो जब भी किसी के दिन निकालने हैं, काम कितना करवाना है उसको डिवाइड करना है दोनों के एफिशिएंसी से। और दोनों की एफिशिएंसी कितनी बनी? अब यहाँ पे 3 काम ये करेगा, 2 काम ये करेगा, तो 3 और 2 5, 5 से कट जाएगा, 5 के 30। मतलब कितने दिनों में करेंगे? 6 दिनों में। ऑप्शन नंबर बी। ए और बी मिलकर किसी काम को 15 दिनों में, ए और बी किसी काम को 15 दिनों में, और बी अकेला 20 दिनों में। बी अकेला कर रहा है 20 दिनों में, तो ए अकेला उस काम को कितने दिनों में खत्म करेगा? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 15 और 20 का एलसीएम कितना हो गया? 15 और 20 का एलसीएम हो गया 60। ठीक है, अगर टोटल वर्क यहाँ पे कितना है? 60 है। 15 दिनों में 60 काम हुए, एक दिन में कितना काम होगा? तो 15 गुणा 4 60, 15 चौके 60। और अगर 20 दिनों में 60 काम हुए तो एक दिन में कितना होगा? 3। 20 गुणा 3 कितने हो जाएंगे? 60। 4 और 3 जो है ये आई एफिशिएंसी एक दिन का काम। एफिशिएंसी एक दिन का काम। आपसे पूछा, देखो बी अकेला कितने काम करता है? 3। तो बी जब अकेला काम करेगा तो 3 काम करेगा, पर जब ए के साथ काम किया, ए और बी ने साथ मिलकर काम किया, तो काम कितने हुए यहाँ पे? 4। तो ए ने कितने काम किए होंगे? 1 काम, तभी 3 और 1 कितने होंगे यहाँ पे? 4। बी ने 3 काम किए, ठीक है, ए ने कितने काम किए? 1। तो 3 और 1 कितने हुए? 4 काम। ठीक है, क्योंकि बी सिंगल 3 काम करता है। अगर ये 3 करेगा और दोनों मिलकर ये 4 कर रहे हैं तो एक ए कितना करता होगा? 1 काम करता होगा। तो ए की एफिशिएंसी 1 है। ए से काम कितना करवाना है? ए अकेला इस काम को, इस पूरे काम को कितने दिनों में करेगा? तो टोटल काम है यहाँ पे कितना? 60। टोटल काम 60 है, इसको डिवाइड करना है ए के एक दिन के काम से। ए का एक दिन का काम कितना है? 1 ही है यहाँ पे, तो 60/1 कितना हो जाएगा? 60। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तप्स मिहिर से 2 गुनी गति से काम करता है। एक तप्स है, एक मिहिर है। 2 गुनी तप्स जो है मिहिर से 2 गुना, तप्स जो है महिर से 2 गुना। अगर ये एक काम करता है तो ये कितने काम करेगा? 2। मतलब रेशियो मिली एफिशिएंसी की। एफिशिएंसी मतलब एक दिन का काम, कि तप्स जो है एक दिन में 2 काम करता है, महिर जो है एक दिन में 1 काम करता है। यदि वे दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिनों में पूरा करें। अगर ये दोनों साथ में काम करेंगे, तप्स और महिर, ठीक है, तो एक दिन में कितने काम करेंगे? अगर तप्स और महिर दोनों साथ में काम करें तो एक दिन में कितने काम करेंगे? ये 2 काम करेगा, ये 1 काम करेगा, तो एक दिन में हम बोलेंगे ये 3 काम करेंगे। यदि वे दोनों मिलकर उस काम को 12 दिनों में, इन्होंने 12 दिनों में खत्म कर दिया काम। अगर एक दिनों में 3 काम हुए तो 12 दिनों में कितने काम होंगे? 12 गुणा 3, 12 3 36 काम। तो 12 दिनों में काम खत्म हुआ, और काम खत्म होने का मतलब कि टोटल काम कितने किए उन्होंने? 36 काम। तो पूछ रहे हैं तप्स अकेला कितना काम करेगा? तप्स के लिए काम कितने हैं? 36। और तप्स एक दिन में कितने काम करता है? तप्स अकेला उसे कितने समय में पूरा करेगा? तो काम 36 है, और तप्स जो है एक दिन में कितने काम करता है? 2 काम। तो 2 से डिवाइड, जितने काम करवाने हैं और डिवाइड करना होता है उनके उसके एक दिन के काम से। तो 36 टोटल काम है, और तप्स एक दिन में करता है 2 काम, तो यहाँ पे 2 काम, 36/2 कितना हो गया यहाँ पे? 18। ऑप्शन में 18 दिख नहीं रहा है कहीं पे, एक बार चेक कर लेते हैं दोबारा। तप्स महिर से 2 गुनी गति से काम करता है। तप्स जो है महिर से 2 गुनी गति में काम करता है। अगर ये 1 काम तो ये 2 काम। यदि वे दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिनों में, तो एक दिन में 3 काम, तो 12 दिनों में 12 3 36, 12 3 36। एक दिन में कितने काम हुए? 3। 12 दिनों में काम पूरा हुआ तो 12 3 36 काम होंगे, टोटल काम 36 होगा। तो तप्स अकेला उसे कितने समय में पूरा करेगा? तो तप्स अकेला कितने समय में पूरा करेगा?
काम है तप्स के लिए 36 और तप्स की एफिशिएंसी कितनी है 2, 36/2 18। तो यहाँ पे गलत है ऑप्शन, तो यहाँ पे कितना होगा 18। ए अकेला एक काम को 16 दिनों में समाप्त कर सकता है जबकि बी 12 दिनों में, यदि एक कार्य आरंभ करे और एक एक दिन छोड़कर काम करे या बारी बारी से काम करे। ये जो क्वेश्चन है ये अल्टरनेट डेज। अगर आपको वर्क एंड टाइम पूरा कंसेप्चुअल पढ़ना है, सारे कंसेप्ट पढ़ने हैं, तो इसी चैनल पर एक प्लेलिस्ट है, ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वर्क एंड टाइम वहाँ से कर सकते हैं। अगर कोई भी दिक्कत है, कोई भी कन्फ्यूज़न है, उसमें मैंने बिल्कुल शुरू से समझाया है सब कुछ, तो आप उसको शुरू से देख सकते हैं। शुरू की पहली वीडियो देखना, आपको समझ आ जाएगा कि वर्क एंड टाइम क्या और किस तरह से क्वेश्चन करने हैं। तो आप उसको अगर पूरा टॉपिक करने हैं, सारे टॉपिक करने हैं, तो आप देख सकते हैं वो वीडियो, 4-5 वीडियो होगी वर्क एंड टाइम की। ए अकेला एक काम को 16 दिनों में, तो अल्टरनेट डेज है ए 16 दिन और बी जो है 12 दिनों में काम खत्म कर सकता है। तो 16 दिन 12 दिन, तो 16 और 12 का एलसीएम, 16 और 12 का एलसीएम, 2 8 16, 2 6 12, 2 चौके 8, 2 3 6, 16 3 48। कितना में एलसीएम आया 48, मतलब टोटल वर्क जो है वो कितना हो गया 48। तो 16 का 3 गुणा 48, 12 का 4 गुणा 48। एफिशिएंसी पता लग गई, एफिशिएंसी 3 4 है। ए एक दिन में 3 काम, बी एक दिन में 4 काम, टोटल वर्क कितने हुए यहाँ पे 48। और अल्टरनेट डेज की एक अलग ही वीडियो डाली है, तो आप उसको भी देख सकते हैं अगर अल्टरनेट डेज करना है आपने। ये भी क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी पूछ लेते हैं पेपर में, आया ये भी, मतलब इस तरह का क्वेश्चन भी आ गया है पेपर में। तो ये फिर लोगों को लगता है मुश्किल, और मुश्किल है नहीं अगर समझ के करोगे। फिर बारी बारी से काम करने का मतलब है कि पहला दिन आया तो ए ने काम किया, फिर अगला दिन आया तो बी आया काम करने के लिए, फिर ए, फिर बी, फिर ऐसे ए, फिर बी, इसी तरह से काम करने आते रहे। ये अगर इसी तरह से काम करने आते रहे तो देखो, पहला दिन ये था, फिर दूसरा दिन ये, फिर तीसरा, फिर चौथा दिन, इस तरह से। तो यहाँ से एक सीक्वेंस बन रही है कि हर 2 दिनों में बराबर काम हो रहा है। ए आया, ए ने कितने काम किए 3 काम, बी आया, बी ने कितने काम किए 4, क्योंकि ए की एफिशिएंसी 3 है, बी की एफिशिएंसी 4 है, तो ये 3 काम करेगा, ये 4, फिर ये 3 करेगा, फिर ये 4, फिर ये 3, फिर ये 4। तो इसमें से हम बोल सकते हैं कि हर 2 दिनों में, 2 दिनों का साइकिल है कि पहले दिन ए आया, दूसरे दिन कौन आया बी आया, तो हर 2 दिनों में बराबर काम हुआ। तो हम बोलेंगे हर 2 दिनों में कितने काम हो रहे हैं, 3 और 4 कितने हो गए 7, 7 काम। हर 2 दिनों में कितने काम हुए 7 काम। अब 2 दिनों में 7 काम हुए तो काम करवाने हैं 48, तो काम करवाने 48, तो 7 का मैं कितना गुणा करूं कि 48 आए या 48 के पास पहुंच जाए। अगर मैं गुणा 7 करूंगा तो 49 हो जाएगा, यहाँ पे 48 है, तो गुणा 6। अगर मैं 6 गुणा करूं तो 7 6 के 42, 42 काम। अगर इस तरफ गुणा 6 किया तो इस तरफ भी गुणा 6, और 6 गुणा 2 कितने हो जाएंगे 12 दिन। ये एक साइकिल बनती है 2 दिनों की या 3 दिनों की। तो यहाँ पे 12 दिनों में कितने काम हुए 42 काम, 12 दिनों में 42 काम हुए, काम करवाना है 48, 42 काम करने के लिए लग गए 12 दिन। अब फिर ए आया काम करने के लिए, जैसे ए आया तो ए ने 1 दिन लगाया, 1 दिन में ए ने कितने काम किए होंगे 3 काम, ये 3 ही काम करेगा, तो ए ने 3 काम किए। और अब काम कितने हो गए, अब दिन बने यहाँ पे 13 दिन, और काम कितने हो गए यहाँ पे 42, और 3 काम कितने हो गए यहाँ पे 45 काम। अब ए ने काम किया, अब कौन आया बी आया। अब बी के लिए काम कितने बचे यहाँ पे 48 काम टोटल थे, 45 काम हो चुके, 48 काम टोटल थे, 45 काम हो चुके, कितने काम बचे अब यहाँ पे 3। अब 3 काम बचे हैं बी के लिए, तो बी जो है कितने दिन लेगा इन काम को करने के लिए, बी के दिन। तो 3 बचे, काम बचा यहाँ पे 3, और बी एक दिन में कितने काम करता है 4 काम, तो बी के एक दिन काम से, एक दिन के काम से डिवाइड, बी से काम कितने करवाने हैं और उसके एक दिन के काम से क्या करना है डिवाइड। एक के केस में क्या था कि काम ज़्यादा थे और ये 3 ही काम करते हैं, तो मैंने सीधा लिख दिया कि एक दिन में कितने काम किए इसने 3 काम। पर यहाँ पे क्या है कि काम कम है, इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है, तो पूरा दिन नहीं लगेगा इसका, इसके लगेंगे 3/4 दिन। ठीक है, 3/4 दिन लगेंगे, और ये भी कितने काम कर देगा 3 काम। तो 45 और 3 हो गए 48 काम पूरे हुए, 13 दिन यहाँ तक थे और 3/4 दिन लगे बी के।
तो 13 से ही 3/4 दिन, कितना टाइम लगेगा? ठीक है, 13 से ही 3/4 दिन। ऑप्शन यहाँ पे दोबारा से गलत है। 13 से 3 देखो 13 दिन पहले लगे थे और 3/4 दिन बाद में लगे थे, तो 13 जमा 3/4 का मतलब होता है 13 से ही 3/4 दिन। दोबारा देख लेने के बाद अगर समझ नहीं आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बस आज इतने क्वेश्चन थे, और मैं आपको पहले बता दूं कि हम कल करेंगे टॉप 100 क्वेश्चन। टॉप 100 क्वेश्चन करवाऊंगा मैं मैथ के, जिसमें मेजरेशन भी होगी, मतलब हर टॉपिक से हर क्वेश्चन होगा। ठीक है, हर टॉपिक से हर क्वेश्चन। तो कल 9 बजे तक, ठीक है, कल 9 बजे करेंगे, या तो फिर परसों सुबह 9 बजे आपको वो वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो उन क्वेश्चन को पक्का कर लेना, मैं हर टॉपिक करवाऊंगा, और आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन उसी तरह के क्वेश्चन आते हैं पेपर में, तो मतलब एक वो रिवीजन क्लास होगी, आप उसको देख सकते हैं रिवीजन के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, धन्यवाद।